जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा त्रयी परम पूज्य गुरुदेव दिवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय जीण माता। आदरणीय मित्रों, अंक प्रभा के इस अंक में अंकों की इस विचित्र, अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में चलिए विचरण करते हैं, बातें करते हैं दुनिया जहान की, वर्तमान की, भविष्य की, और शुरुआत करते हैं सप्ताह के अंकों से। सप्ताह आरंभ हो रहा है 22 अप्रैल से। तो अप्रैल के महीने की इस बार की खासियत क्या है कि जो मूलांक है वही भाग्यांक है, माने सप्ताह का मूलांक 4 तो भाग्यांक भी 4 ठहरा। समापन होगा इसका 28 अप्रैल को। तो यहां भी मूलांक और भाग्यांक एक ही बने और वो है अंक 1। शुरुआत करें शीर्ष से, सत्ता के शीर्ष से। तो मूलांक और आयु अंक 8 वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि पितृ अंक वाली यानी अंक 1 और 4 वाली जो महिला मुखिया है ना, उनके लिए भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जिस किसी भी संस्थान में या संस्था में या किसी स्थान पर महिला मुखिया हैं, उनकी बात हो रही है। और तीसरी खास बात यह कि विदेश से संबंधित मामलों में प्रतिकूलता रह सकती है। और आइए बात करते हैं आपके अंकों की। भाई अंक 1 से लेकर के 9 तक इस सप्ताह अपने गर्भ में आपके लिए क्या छुपा कर लाए हैं। मूलांक 1 वालों, प्रमोशन हो सकता है। महत्वपूर्ण अंक 8 है और रंग है काला। मूलांक 2 वालों, विरासत का मामला पक्ष में आ सकता है, अच्छी बात है आपके लिए ये। महत्वपूर्ण अंक आपका है 6 और इसका रंग है धूप छाव। मूलांक 3 वाले, भाई जो मीडिया कर्मी है ना आप में, उन लोगों को खास लाभ हो सकता है। आपका अंक है 5 और इसका रंग है हरा। और जहां तक मूलांक 4 वालों की बात करें तो इस सप्ताह आपको अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 2 और इसका रंग है सफेद। 5 वालों की बात करें तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है इस सप्ताह, जल्दबाजी न दिखाएं, नुकसान हो सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 3 और इसका रंग है पीला। मूलांक 6 वालों की बात करें तो इनमें से जो अनाज, फर्नीचर, खाद्य सामग्री या रेस्टोरेंट, ढाबे वाले जो है ना, वे लाभ में रह सकते हैं इस सप्ताह। और आपका महत्वपूर्ण अंक है 4 और उसका रंग है नीला। मूलांक 7 वालों की बात करें, भाई देखिए परिवार के किसी वरिष्ठ पुरुष से संबंधित चिंता इस सप्ताह आपको रह सकती है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण अंक आपका है 9 और इसका रंग है लाल। मूलांक 8 वालों, खास फैसला कर रहे हैं तो किसी को इसमें शामिल कर लीजिए। मतलब ये कि अकेले अकेले ये खास फैसला न करें, नुकसान की संभावना है, इसलिए ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण अंक आपका है 7 और इसका रंग है बैंगनी। मूलांक 9 वालों की बात करें तो इनमें राजनेताओं को अधिक अनुकूलता रह सकती है इस हफ्ते। महत्वपूर्ण अंक आपका 1 है और इसका रंग है सुनहरा। और मित्रों आइए अब चर्चा थोड़े से में कर लेते हैं खास रूप से फ्लैशबैक की। 26 मार्च जो गुजरे महीने का था, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। हमने इस बारे में अपने 25 मार्च के एपिसोड में सप्ताह के अंक के अंतर्गत पहले ही कह दिया था। देखिए ये क्लिप। इस सप्ताह कोई नक्सली आतंकी घटना संभव है, साथ ही साथ महिला राजनेता या गठबंधन संबंधी उठापटक हो सकती है, बढ़ सकती है, और पेट्रो रसायन पदार्थों के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह पिछले दिनों थल सेनाध्यक्ष को रिश्वत देने की पेशकश के मामले में रक्षा मंत्री AK एंटोनी को लेकर अप्रिय स्थिति बन गई थी। हमने इस बारे में अपने 1 अप्रैल के एपिसोड में सप्ताह के अंक के अंतर्गत साफ साफ ये इंगित किया था। देखिए ये क्लिप। कम से कम 2 राज्यों की सरकारों को झटके लग सकते हैं। किसी केंद्रीय मंत्री को लेकर अप्रिय स्थिति बन सकती है और शासन के प्रति जन आक्रोश बढ़ सकता है। और अब बारी है खास चर्चा की। इस बार की खास चर्चा हम करने जा रहे हैं जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। 15 सितंबर 1939 का इनका जन्म है। भाई मूलांक 6 और भाग्यांक 1 की युति है। आयु अंक 2, 74वें वर्ष के कारण नामांक 7। कुल मिलाकर ये विश्लेषण जो है उसका लब्बलुबाव ये है कि भाई उम्र के 75वें वर्ष में डॉक्टर स्वामी जो है ये सत्ता का स्वाद चख सकते हैं। स्त्री राजनेताओं या स्त्री अंकों वाले राजनेताओं के साथ इनके विवाद या इनकी मुकदमेबाजी है वो बढ़ेगी। और तीसरी खास बात यह है कि किसी पुराने मामले में न्यायालय में इन्हें विजय
मिल सकती है। हम डॉक्टर स्वामी को एक सुझाव देना चाहेंगे। फिलहाल ये अपने नाम में सुब्रमण्यन की जो अंग्रेजी वर्तनी है वो लिखते हैं SUBRAMANIAN। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें ये एक आर और जोड़ दें, यानी इसको कैसे लिखें कि SUBRRAMANIAN। इससे क्या होगा कि इनका जो नामांक 7 है वो 9 हो जाएगा। राजनीति में न सिर्फ विजय के लिए, प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए, बल्कि प्रतिस्थापना की मुल्क युति के लिए भी ये 9 होना बहुत जरूरी है और इनके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी। और आइए बात करते हैं सप्ताह के सिकंदर के अंतर्गत पहले सिकंदर सचिन तेंदुलकर की, जो कि क्रिकेट के जगत के वाकई सिकंदर है। भाई 24 अप्रैल 1973 का जन्म, मूलांक 6, भाग्यांक 3, आयु अंक 4, 40वें वर्ष के कारण नामांक का जो मामला है ये 5 ठहरता है। तो इस आयु अंक में सचिन तेंदुलकर को चोटें परेशान कर सकती है। दूसरी बात, टीम के अंदर कम बाहर ज्यादा रहेंगे और खास बात, संन्यास ले सकते हैं। हम एक सुझाव देना चाहेंगे, ये नहीं कि क्रिकेट का कैरियर संन्यास ले लेंगे तो आगे भी जिंदगी बहुत पड़ी है और अन्य कैरियर है, इनके बहुत काम का सुझाव है कि तेंदुलकर की अंग्रेजी वर्तनी फिलहाल इनके यहां लिखी जाती है TENDULKAR। हम ये कहना चाहेंगे इसे यूं लिखा जाए TENDULAKAR। तो इससे क्या है, इनके अंकों में जो नामांक है वो 6 बन जाएगा और अनुकूलता बढ़ जाएगी, इनके मूलांक के समकक्ष हो जाएगा और भाग्यांक के अनुकूल हो जाएगा। और सप्ताह के आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। ऐसे नारी चंद्रबाबू नायडू इनका नाम है, लेकिन एन चंद्रबाबू नायडू के नाम से सर्वप्रचलित है, तो हमें इसी नामांक की ही गणना यहां पर की है। वो नामांक बना है 9। 27 अप्रैल 1951 के हिसाब से इनका मूलांक 9 है, भाग्यांक 2 है, आयु अंक 8, 62वें वर्ष के कारण भाई गठबंधन संबंधी बड़ा निर्णय कर सकते हैं। दूसरी बात, साथ के कुछ उल्लेखनीय लोग साथ छोड़कर जा सकते हैं। तीसरी बात है कि तेलंगाना मुद्दा इन्हें हानि पहुंचा सकता है। एक सुझाव देना चाहेंगे, इनके यहां चंद्रबाबू को लिखा जाता है CHANDRABABU। हम ये कहना चाहेंगे इसे यूं लिखा जाए कि CHANDRABABU। यहां उससे क्या होगा, नामांक वृद्धि होगी और सौभाग्य चक्र का नामांक 10 बन जाएगा, जो इनके भाग्यांक के साथ मिलकर के फिर अंतिम योग 3 बनाएगा। वो इनके पक्ष का, बल्कि बहुत पक्ष का रहेगा। और आइए मित्रों, अब बारी हो चली है आपकी समस्याओं के बारे में बात करने की, उनका क्या समाधान हो सकता है ये बात करने की। और ये सिलसिला शुरू करते हैं स्नेहल पाठक के संदेश से। इनका संदेश हमें मुंबई से मिला है। जन्म दिनांक 31 अगस्त 1957। कहा यह जा रहा है कि सब तरह से बरकत और शेयर मार्केट में लाभ के लिए क्या रत्न पहनूं, क्या उपाय करूं। मूलांक 4, भाग्यांक 7 की युति है। सबसे पहले तो ये पारिवारिक के अंकों में, निजी जीवन के अंकों में, रक्त संबंध के अंकों में पितृदोष की युति है। जन्म का चलित अंक है वो है 5 धनात्मक। आप एक काम करें, पितृमाला गले में पहने, और दूसरा खास काम ये करें कि ये पितृमाला ही जो है ये अपनी तिजोरी में, तिजोरी अगर अलग से ऑफिस बना रखा है तब भी घर की तिजोरी में रखना है, और अगर ऑफिस नहीं बना रखा है तब तो घर की तिजोरी में ही। लेकिन ये 2 उपाय आप करें, कृपात्री की कृपा रहेगी तो अवश्य लाभ होगा। और ये अगला प्रश्न हमें भेजा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अंकित ने। जन्म दिनांक है 5 जुलाई 1987। प्रश्न है कि अच्छी सी जॉब कब तक मिल जाएगी। आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि हर किसी को अच्छी जॉब चाहिए। चलिए आपकी बात करें। मूलांक 5, भाग्यांक 1, आयु अंक 7, 25वें वर्ष के कारण भाई अच्छी सी जॉब तो उम्र के 28वें वर्ष में मिलेगी। अभी आपको 25वां वर्ष चल रहा है तो थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन इस 5 जुलाई के बाद में आपकी जॉब बदल सकती है, और वो जो बदलाव है वो कमोबेश करके आपके पक्ष में ही रहना है, चिंता न करें। और अगला सवाल हमारे सामने पेश किया है रानू गुप्ता, भागलपुर बिहार से। जन्म दिनांक 12 नवंबर 1974। पूछ रही है कि दूसरी शादी कब तक। भाई मूलांक 3, भाग्यांक 8 की युति है। ये गलत निर्णय करवाती है, खासकर जब अहम मौके होते हैं तो वहां पर। आयु अंक 2, 38वें वर्ष के कारण से दाम्पत्य आपका बहुत संवेदनशील है रानू जी। बात पहली शादी, दूसरी शादी है, किसी और मसले की नहीं, लेकिन दाम्पत्य जहां भी आएगा ये शब्द, ये सवाल, वो बहुत संवेदनशील मसला है। रहा सवाल दूसरी शादी का, तो उम्र के 39वें वर्ष में आपकी दूसरी शादी के प्रबल योग हैं।
अफजल शेख मेरठ उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि विदेश जाना चाहता हूं, जा सकता हूं क्या और कब तक? जन्म दिनांक इन्होंने बताइए 23 जनवरी 1962। भाई मूलांक 5 भाग्यांक 6 की होती अच्छी होती है। आयु अंक 6 51वें वर्ष के कारण, और चलित का वर्ष कैलेंडर वर्ष देखें तो 5 का अंक है, यानी आपके यहाँ पर अंक 5 2 बार, अंक 6 2 बार है। अनुकूल समय तो गई 23 जनवरी से शुरू हो चुका है। अफजल जी भाई कभी भी अवसर मिल सकता है, तैयार रहिए, बोरिया बिस्तर बांधकर कभी भी जाना पड़ सकता है। और मित्रों वक्त तो चला है आपके बहुप्रतीक्षित सेगमेंट का बॉक्स ऑफिस। इस बार रिलीज हो रही है जो प्रमुख फिल्म वो है तेज, और इसकी अंग्रेजी वर्तनी बड़ी रोचक है, TEZZ। तो नामांक 5 शुभ है, बृहदंक 23 समान है। निर्माता रतन जैन के जन्मांक हमें उपलब्ध नहीं है। नामांक 7 अशुभ है, बृहदंक 16 शुभ है, मूलांक समीकरण 8 अशुभ है। निर्देशक प्रियदर्शन की बात करें 30 जनवरी 1957, जन्म का मूलांक 3 शुभ, भाग्यांक 8 अशुभ, आयु अंक 2 56वें वर्ष के कारण अशुभ है। और जहां तक नामांक की बात करें 7 यह अशुभ है, बृहदंक 34 शुभ है। प्रियदर्शन के यहां मूलांक समीकरण नहीं है क्योंकि एक ही शब्द में नाम है। और जहां तक कलाकारों की बात करें तो अजय देवगन 2 अप्रैल 1969 का जन्म, मूलांक 2 अशुभ है, भाग्यांक 4 शुभ है, आयु अंक 8 44वें वर्ष के कारण अशुभ है। नामांक 1 समान अवस्था में है, बृहदंक 28 अशुभ है और मूलांक समीकरण 4 6 शुभ है। अनिल कपूर की बात करें जो कि दूसरे प्रमुख सितारे हैं इस फिल्म के, 24 दिसंबर 1959 का जन्म है, मूलांक 6 भाग्यांक 6 शुभ है। और आयु अंक की बात करें तो 53वें वर्ष के कारण से वो 8 है और अशुभ है। नामांक 1 बृहदंक 37 समान अवस्था में है, शुभाशुभ की, और मूलांक समीकरण 1 9 शुभ है। कुल मिलाकर इस तेज फिल्म के पक्ष में युतियां जो हैं वे धीमी हैं और विपक्ष में युतियां तेज है, माने ज्यादा है। नतीजे में हमारे हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ सकती है। और आइए बात करते हैं चलते चलते में, चलते चलते हुए ही भाई सिलसिला जो है वो नया आरंभ हो रहा है कि 21 अप्रैल से 20 मई की अवधि में जन्मे लोगों की सूर्य राशि वृष होती है, और इसका जो स्वामी ग्रह वो शुक्र है। इसका प्रतिनिधि अंक 6 धनात्मक है। मित्रों अगर आप भी किसी सवाल पर, किसी समस्या पर हमसे परामर्श चाहते हैं, सलाह मशवरा चाहते हैं, भविष्य कथन चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इस टोल फ्री नंबर पर अपना प्रश्न कर सकते हैं 186142445512। आप अपना सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं ankprabha@gmail.com। और अगर आप चाहें तो खत किताबत के जरिए इस पते पर आप हमें अपना खत भी सवाल के रूप में भेज सकते हैं। अंकप्रभा ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो मित्रों अंक प्रभा के इस अंक में आज बस इतना ही। अब आज्ञा दीजिए, आज के आनंद की जय जय श्री राम। देख रहे हैं ETV राजस्थान। नमस्कार, मैं कृतिका स्वागत करती हूं आपका किस्मत आपकी में। जब भी विवाह योग्य युवक युवती की कुंडली का मिलान किया जाता है तो अक्सर नाड़ी दोष की चर्चा होती है और इसी के आधार पर दोनों के गुणों का मिलान किया जाता है। नाड़ी दोष क्या होता है और कब कब नाड़ी दोष विवाह में आड़े नहीं आता है और नाड़ी दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री जी से। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय अम्बे। गुरुजी सबसे पहले तो ये बताएं कि नाड़ी दोष क्या होता है और उसका कुंडली में किस तरह का प्रभाव होता है। विवाह के पश्चात शुरू होने वाले नए जीवन में खुशहाली के लिए
विवाह से पूर्व वर एवं वधू का कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक माना गया है। कुंडली मिलान के इस क्रम के अंदर अष्टकूट से विचार किया जाता है। इन अष्टकूटों में 8वां और अंतिम कूट नाड़ी कूट कहलाता है। सभी प्रकार के दोषों के अंदर नाड़ी दोष को सबसे अशुभ माना गया है, क्योंकि इसके लगने पर सर्वाधिक गुणांक अर्थात 8 अंक की हानि होती है। अगर ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार यदि नाड़ी दोष आता है तो विवाह की बात आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाती है। ज्योतिष मान्यता यह भी है कि नाड़ी दोष लगने पर भावी जो संतान होती है वो मानसिक रूप से अविकसित और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होती है। तो गुरुजी, नाड़ी कितनी तरह की होती है और कौन सी नाड़ी की क्या प्रकृति होती है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाड़ी 3 प्रकार की बताई जाती है। पहली नाड़ी आदि या आद्या नाड़ी कहते हैं, दूसरी को मध्य नाड़ी और तीसरी को अंत्य नाड़ी। यदि वर वधू के कुंडली मिलान के अंदर दोनों की नाड़ी आदि हो और अगर उनका विवाह किया जाए तो ऐसे में उनका वैवाहिक संबंध बहुत अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकता है। बहुत जल्दी उनमें अलगाव या तलाक होने की संभावना बनी रहती है। और यदि दोनों का जो नाड़ी है अगर वो मध्य नाड़ी हो तो ऐसे के अंदर अगर उनका विवाह किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर कन्या की मृत्यु हो जाती है अथवा 3 वर्ष के भीतर उसके पति की मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। और इसी प्रकार अगर यदि वर और वधू दोनों की नाड़ी अगर अंत्य हो और उनका विवाह किया जाए तो दोनों का जीवन हमेशा दुख में बना रहता है। गुरुजी, आगे हम आपसे जानेंगे कि कब कब नाड़ी दोष नहीं लगता है, पर उससे पहले हमारे एक दर्शक की समस्या हम यहाँ लेंगे। ये समस्या इन्होंने हमें ईमेल से बताई है। इनका नाम है हेमंत ठाकुर। इनकी जन्म तिथि है 4 नवंबर 1996। इनका जन्म स्थान है जयपुर। इनका जन्म समय है शाम को 9:10। इन्होंने पूछा है कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है, मैं क्या करूं? हेमंत जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस वक्त गुरु की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। साथ में आपकी जन्म कुंडली में मंगल भी नीच का होकर बैठा हुआ है। जितने प्रयास आपको करने चाहिए उतने प्रयास आप करते नहीं है, ये ध्यान रखिए। कोई भी उद्देश्य आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। मई 2013 के पश्चात ये राहु की महादशा के अंदर जो गुरु का अंतर है यह खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात आपका न केवल कंसंट्रेशन बनने लगेगा बल्कि आपके विद्या क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही हैं वो भी दूर हो जाएगी। एक पन्ना रत्न अगर आप धारण करें तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है। जी गुरुजी, अब बताएं कि नाड़ी दोष कब कब असर नहीं करता है? मुख्यतः नाड़ी दोष 3 प्रकार पे असर नहीं करता है। यदि वर वधू की जन्म कुंडली मिलान करने के ऊपर दोनों का जन्म नक्षत्र तो एक हो किंतु अगर चरण अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार वर वधू की राशि एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष असर नहीं करता है। और यदि वर वधू की जन्म कुंडली में राशि अलग अलग हो किंतु नक्षत्र अगर एक ही हो तो भी नाड़ी दोष असर नहीं करता है। गुरुजी, अब हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि यदि नाड़ी दोष हो और उसका कोई उपचार करना चाहे तो क्या उपचार करना चाहिए? पहली बात तो जैसा हमने बताया कि अगर नाड़ी दोष है तो विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर विवाह करना पड़े या पता नहीं हो और बाद में पता पड़े कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर नाड़ी दोष है तो ऐसे के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करवाना, साथ में उसका अभिषेक करवाना बहुत महत्वपूर्ण है नाड़ी दोष को खत्म करने के लिए। स्वर्ण का दान, गौ दान, वस्त्र दान और अन्न दान करना भी नाड़ी दोष को शांत करता है। साथ ही साथ एक स्वर्ण के अंदर सर्पाकृति बना के, सांप के आकार की आकृति बना के आप अपने घर के पूजा स्थान पे रखें तो भी नाड़ी दोष में बहुत ज्यादा शांति आती है। गुरुजी, अब वक्त हो गया है ज्योतिष के विशेष उपाय का, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक की ईमेल हम यहाँ लेंगे। इनका नाम है हेमा शर्मा जी। इनकी जन्म तिथि है 29 दिसंबर 1988। इनका जन्म स्थान है केकड़ी और इनका जन्म समय है प्रातः 3:40। इन्होंने जानना चाहा है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? हेमा जी, पहली बात तो यह है कि आपका जन्म गणमूल नक्षत्र के अंदर हुआ है तो आपको गणमूल नक्षत्र की पूजा करवा लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका जो लग्नेश है बुध वो आपके जन्म कुंडली के अंदर अस्त होकर बैठा हुआ है। कफ से संबंधित बीमारी आपको लगी रहेगी। भगवान गणेश जी की आराधना करना, पन्ना रत्न धारण करना आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा। गुरुजी, अब वक्त हो गया है विशेष उपाय का, तो ज्योतिष में क्या विशेष उपाय बताएंगे आज आप? यदि आपके घर में बार बार धन हानि हो रही हो, कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम होते जा रहे हो कि धन जो है वो जाता ही जा रहा हो, तो आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा सरल लेकिन दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं। आपको करना यह है कि गुरुवार के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात घर के मुख्य द्वार के बाहर थोड़ा सा आप गुलाल छिड़क लीजिए और उसके ऊपर एक घी का दीपक
2 मुंह वाला एक घी का दीपक वहां पे आप जलाएं। दीपक जलाते वक्त भगवान से प्रार्थना करें कि जो मेरे घर में बार बार धन हानि हो रही है वो धन हानि रुक जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप दीपक जलाएं और दीपक जब बुझ के शांत हो जाए तो उस दीपक को आप किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ दें। ऐसे उपाय आप कुछ गुरुवार को कीजिए, जो लगातार आपके घर में धन हानि हो रही है वो रुक जाएगी। गुरुजी से अब हम बात करने वाले हैं कि वास्तु के हिसाब से हमें किस तरह की भूमि का क्या प्रतिफल मिलता है। तो गुरुजी बताएं कि आजकल देखा जाता है प्लॉट्स काफी उबड़ खाबड़ होते हैं और समतल नहीं होते हैं, तो कौन सा प्लॉट शुभ माना जाता है और कौन सा नहीं? वास्तु सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्लॉट को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला भाग उत्तर पूर्व का जो भाग होता है उसे हम सोलर हाफ कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है दक्षिण पश्चिम का जो भाग उसे हम लूनर हाफ कहते हैं। वास्तु सिद्धांत ये कहता है कि जो सोलर हाफ है यानी पूर्व और उत्तर का जो भाग है वो हमेशा थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, वहीं दक्षिण पश्चिम यानी लूनर हाफ का जो भाग है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। जो इस तरह के प्लाट होते हैं जहां पे पूर्व और उत्तर थोड़ा सा नीचे होता है, उस घर के अंदर मां लक्ष्मी का प्रवेश बड़ी आसानी से हो जाता है। उत्तर की तरफ से आने वाली जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में, आपके निवास में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाती है। सूर्य की किरणों का प्रवेश बना रहता है। ऐसा प्लाट सबसे शुभ माना जाता है। गुरुजी अब हम आपसे जानेंगे कि अगर भूमि का पृष्ठ ऊंचा नीचा हो तो इसका गृह निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर उससे पहले हमारे एक दर्शक की ईमेल हम यहाँ लेंगे। ये ईमेल हमें भेजी है अंजलि जी ने भोपाल से। इन्होंने लिखा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि किचन किस दिशा में होना चाहिए और खाना बनाते वक्त मुंह किस दिशा में होना चाहिए। अंजलि जी, किसी भी घर का पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है जो कि आग्नेय कोण कहलाता है, उस दिशा के अंदर किचन होना सबसे उपयुक्त माना जाता है। आपके घर का जो पूर्व और दक्षिण का कोना है वहां पे आप किचन बनाइए और ये ध्यान रखिए कि जब आप खाना बना रही हैं तो आपका जो मुंह होना चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। गुरुजी अब बताएं कि पृष्ठ किसे कहते हैं और पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं। भूमि के मध्य का जो भाग होता है, कठोर भाग यानी पठारी भाग जो होता है, उसे हम भूमि का पृष्ठ कहते हैं। 4 प्रकार की भूमि पृष्ठ बताई गई है वास्तु के अंदर। सबसे पहली जो पृष्ठ बताई गई है वो गज पृष्ठ, उसके बाद कूर्म पृष्ठ भूमि, फिर दैत्य पृष्ठ भूमि और अंतिम जो बताई गई है वो नाग पृष्ठ भूमि बताई गई। गुरुजी गज पृष्ठ वाली भूमि कौन सी होती है और इसका क्या प्रभाव होता है? गज पृष्ठ भूमि को हम इंग्लिश में एलिफेंट बैक भूमि भी कहते हैं। आपका जो प्लॉट जो आप लेने जा रहे हैं उसका दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम और वायव्य कोण अगर ऊंचा है उसके अंदर, तो ऐसी भूमि गजपृष्ठ भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि पर निवास बनाने से उस घर के अंदर सुख शांति समृद्धि का हमेशा वास बना रहता है। धन धान्य की उसके अंदर हमेशा वृद्धि होती रहती है। गुरुजी हम आपसे भूमि के और भी पृष्ठों पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हमारे एक दर्शक की ईमेल हम यहाँ लेंगे। ये ईमेल हमें भेजी है राकेश जी ने जोधपुर से। इन्होंने पूछा है कि मैं जानना चाहता हूँ बोरिंग को कौन सी दिशा में बनाना होता है। राकेश जी, आपके घर या प्लाट का जो पूर्व और उत्तर का कोना है, जिसे ईशान कोण के नाम से भी जाना जाता है, वो बोरिंग बनाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। आप ईशान कोण के अंदर बोरिंग बनाएं, आपको फायदा ही होगा। गुरुजी अगर भूमि कुर्म पृष्ठ की हो तो क्या होता है? कूर्म पृष्ठ यानी टर्टल बैग भूमि, हम इसे टर्टल बैग के नाम से भी जानते हैं। जो भूमि मध्य में ऊंची हो और चारों दिशाओं में जो भूमि नीची हो उसे कूर्म पृष्ठ भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि पर निवास बनाने से नित्य उत्साह की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसी भूमि बहुत शुभ मानी जाती है निवास स्थान बनाने के लिए। गुरुजी दैत्य पृष्ठ भूमि पर निर्माण कितना शुभ या अशुभ रहता है? दैत्य पृष्ठ यानी डेमन बैग, हम इसे डेमन बैग के रूप के नाम से भी जानते हैं। किसी भी प्लाट का ईशान, पूर्व और आग्नेय कोण यदि ऊंचा हो और पश्चिम यदि अगर नीचा हो, तो ऐसी जो भूमि होती है वो दैत्य पृष्ठ भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि पर निवास बनाने से उस निवास में मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। उस निवास में रहने से निरंतर संतान पक्ष की हानि होती रहती है। गुरुजी अगर भूमि नाग पृष्ठ हो तो क्या होता है? नाग पृष्ठ भूमि यानी सरपेंट बैग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसी भूमि जो कि पूर्व और पश्चिम के अंदर लंबी हो, उत्तर और दक्षिण के अंदर ऊंची हो, उससे हम नागप्रस्थ भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि पर निवास बनाने से ही निश्चय ही उसके अंदर मकान मालिक की या उसमें निवास करने वाले लोगों की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। स्त्री हानि, धन हानि, अनहानि, हर तरह की हानि के योग ऐसी भूमि के ऊपर हमेशा बने रहते हैं। तो गुरुजी अब वक्त हो गया है वास्तु के विशेष उपाय का, तो क्या उपाय बताएंगे आज आप हमारे दर्शकों को?
पति पत्नी के रिश्तों के अंदर बेडरूम का काफी असर रहता है, क्योंकि लगभग 10 से 12 घंटे वो अपने बेडरूम में बिताते हैं। यदि आपके बेडरूम के अंदर कोई हिंसा दर्शाती हुई तस्वीर है तो आपको उसको हटा देना चाहिए। साथ में बेडरूम के सिरहाने के ऊपर कभी भी घड़ी, क्लॉक या आप फोटो फ्रेम नहीं रखें। अगर आप रखते हैं तो आप सिर दर्द की समस्या से हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो गुरुजी, ये तो था वास्तु का विशेष उपाय। अब वक्त है आज के पावर मंत्र का, जिसका लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता हो। कई बार जीवन के अंदर समय का दुष्चक्र ऐसा चलता है कि एक के बाद एक समस्याएं आपके जीवन में आती जाती है और उन समस्याओं से आप डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं, तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो तनाव दूर करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा मंत्र बताने जा रहा हूं। ओम महाबला पराक्रमाय नमः, ओम महाबला पराक्रमाय नमः। इस मंत्र का किसी भी हनुमान जी की तस्वीर के सामने 108 बार आप अगर जाप करते हैं तो डिप्रेशन से संबंधित बीमारियों से शीघ्र ही आपको मुक्ति मिलती है। गुरुजी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी ज्योतिष और वास्तु की जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। किस्मत आपकी कार्यक्रम आपकी किस्मत बदलने के लिए है। आपकी ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 186142445513। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है edvkismatatki@gmail.com। आप चाहें तो हमें लेटर भी लिख सकते हैं। हमारा एड्रेस है 5/96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।